हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। हिंदी वर्णमाला के इस क्रम में हमारा ये अगला वीडियो है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में वर्णमाला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनमें हमने स्वरों को समझा था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषाएं समझी थी। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन के क्या भेद हैं। व्यंजन में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ध्वनियों को समझा। आज हम लोग बात करते हैं व्यंजन के अगले पॉइंट पे, जो हमारा है व्यंजन प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 भागों में हम लोग ने डिवाइड किया है। तो जिसमें हम लोग पहला समझेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो हमारा पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है ये 25 होती है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे अक्षर या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। इनमें व्यंजन आते हैं चावर्ग, चावर्ग, या हम लोग कह सकते हैं पहले कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। तो पहला वर्ग आपका ये होगा जिसमें आपके 5 अक्षर होते हैं। दूसरा वर्ग आपका ये होगा जिसमें आपके 5 अक्षर होते हैं। तीसरा वर्ग ये होगा जिसमें 5 अक्षर होते हैं। चौथा वर्ग ये होगा जिसमें 5 अक्षर होते हैं और आपका अगला वर्ग ये हो जाता है। कुल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 25 अक्षर होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हम लोग समझते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग का तो प्रयोग होता ही होता है, इसमें जो हवा होती है वो हमारे मुख से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करती है। इनकी संख्या 4 होता है, जिनको हम लोग कहते हैं च, छ, ज, झ। ठीक है, किसे कहते हैं, च, छ, ज, झ। ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनको जब ये हमारे मुख से बाहर निकलते हैं चा, तो इनको क्या करना पड़ता है कि हवा को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा होता है अंतःस्थ व्यंजन। तो अगर हम लोग अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या भी होती है 4, जिनमें हम लोग कहते हैं या कहते हैं र, ल या र, ल, व। तो अंतः व्यंजन का क्या होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमें आंशिक रूप से मुखांग का प्रयोग किया जाता है, उनको हम लोग अंतः व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, जिसका हमने नाम दे रखा है या, र, ल, व। ये चारों अक्षर ऐसे भी हैं जिनको हम लोग और भी नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अक्षर है, जो अंतः व्यंजन है, अगर इनको हम 3 पॉइंट में करके रखते हैं तो इन तीनों अक्षरों को एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें हमारा य और वा होता है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहा जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है। उसके बाद आपका ला आता है, तो ला को हम लोग कहते हैं, ला अक्षर जो होता है, ला को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लुंठित, जिनको हम लोग कहते हैं लुंठित या प्रकंपित। ला को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन जो होता है ये ला होता है। ला जो होता है क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। ला को हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद एक होता है रा अक्षर होता है या रा होता है। तो रा को हम लोग क्या कहते हैं, ला को भी हम लोग 2 नामों से जानते हैं। एक होता है लुंठित व्यंजन होता है, एक होता है प्रकंपित व्यंजन। तो रा को क्या किससे कहते हैं, लुंठित, लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि या और वा जो होता है अर्धस्वर होते हैं
और जो हमारा रा होता है, रा को हम लोग लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और ला को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन होता है, तो अगर लुंठित की बात करता है तो आप रा ही लगाओगे। परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं या कौन सा अक्षर प्रकंपित होता है, तो आपको रा ही पता होना चाहिए। आज से पूछ लेता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो ला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, तो भाई अर्धस्वर जो है या और वा अक्षर को अर्धस्वर कहा जाता है, ये आपको ध्यान करके रखना है। तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। चौथा जिसको हम लोग अर्धस्वर कहते हैं, पांचवा जो हमारा पार्श्विक होता है, छठवां हमारा जो लुंठित प्रकंपित होता है। हम लोग बात करते हैं सातवें व्यंजन की, जो प्रयत्न के आधार पे होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पे सातवां जो हमारा पॉइंट, सातवां जो हमारा है, सातवें को हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजनों की अगर बात करता हूं तो छोटा सा, खष्टी सा, बड़ा सा और हा, ये जो हमारे चार अक्षर हैं इनको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की विशेषताएं क्या होती हैं कि जब इनका उच्चारण मुख से किया जाता है तो हमारे मुख से थोड़ा सा ऊष्मा निकलती है और इसमें घर्षण ना के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आठवां आपका जो होता है, आठवां जो होता है व्यंजन, आठवें को कहते हैं उत्तीच व्यंजन कहते हैं, या फिर इन्हीं को कहते हैं विकसित व्यंजन कहते हैं। इसी को कहते हैं विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं ताड़न पात, इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनको जो हम लोग उत्तीच व्यंजन पढ़ते हैं उनको हम लोग कई नाम से जानते हैं। एक होता है उत्तीच व्यंजन होता है, दूसरा हमारा जो होता है विकसित होता है, तीसरा हमारा होता है ताड़न जात और चौथा हमारा होता है द्विगुण व्यंजन। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तीच व्यंजन कौन कौन से, डा और ड़ा, जैसे जो डा और ढा होता है, डा और ढा के नीचे अगर हम लोग बिंदी लगा देते हैं उसको तो ड़ा अड़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये अपवाद है हिंदी के, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया डा और ये हो गया ढा, तो इसके नीचे क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे उत्तीच व्यंजन होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहे हैं, विकसित व्यंजन कहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डा और ढा के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो एक नए व्यंजन का क्या होता है, विकास हो जाता है, इसलिए इनको विकसित व्यंजन कहते हैं। और इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब इनका उच्चारण किया जाता है तो उसमें ताड़ का शब्द निकलना शुरू हो जाता है। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इनको द्विगुण व्यंजन की बात करते हैं तो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इन्हीं अक्षरों को लेकर के, जब यहाँ पर जो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम लोग नुक्ता कहते हैं, अगर ये नुक्ता चिन्ह लगा होता है इन अक्षरों में, तब इनका उच्चारण अगर हम लोग करते हैं, ऐसे कोई अक्षर लिखते हैं, तो मैं अगर इसका इस नाम से कोई अक्षर लिख रहा हूं, तो जैसे कि मैंने लिख दिया जो है ढक्कन, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, ढक्कन पढ़ोगे। जब इसमें नुक्ता नहीं लगेगा, बिना नुक्ता के, बिना नुक्ता के, बिना नुक्ता के, बिना नुक्ता के क्या अक्षर बनेंगे, ढक्कन हो गया, ढका हो गया, है ना, डमरू हो गया, डमरू। ठीक है, आदि शब्द ऐसे शब्द क्या है जिनमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जैसे हम लोग नुक्ता का प्रयोग करते हैं वैसे अक्षरों का उच्चारण क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि नुक्ता के साथ अगर हम लोग बात करते हैं, नुक्ता के साथ, तो अगर नुक्ता के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे लिख दीजिए सड़क, लिख दीजिए सड़क हो गया, है ना, लड़का हो गया, लड़का, लड़की, लकड़ी। ठीक है, तो ये लकड़ी लिखा है, लड़की और लकड़ी में डिफरेंस ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी लोग लड़की को ही लकड़ी कह देते हैं, है ना, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। ये लड़की लिखा है और ये लकड़ी लिखा है, तो ये दोनों क्या है, द्विगुण, क्या है, द्विगुण प्रकार के, द्विगुण प्रकार के क्या है, व्यंजन है। क्योंकि लकड़ी और लड़की दोनों द्विगुण किस्म की ही होती हैं, उनका तो एक अलग रहता है, दूसरा अलग होता है, दिखाने कुछ अलग होते हैं और रियलिटी में कुछ और होते हैं। तो जरा ध्यान रखना इस बात की कि ये दो गुण व्यंजन होते हैं, तो इनको थोड़ा सा संभल कर रखना। ठीक है, क्योंकि ये उच्चारण में भी दिक्कतें होती हैं, लड़कियों को भी समझना बड़ा ये कठिन होता है
और ऐसे ही द्विगुण व्यंजन को समझना और उच्चारण करना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि दोनों ही द्विगुण को प्रदर्शित करते हैं। द्विगुण मतलब कि दो गुण जिसके होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस बातों को समझना होगा कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं इनके 8 भागों में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं, जिसको हम लोग पहला पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन, दूसरा पढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और अंतास व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन और उत्तिष्ठ व्यंजन या विकसित व्यंजन या जो है ताड़नजात व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। ये होते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भाग। तो इसी क्रम में हम लोग आगे समझते हैं कि नासिक व्यंजन कौन होते हैं। तो नासिक व्यंजन आपको पता है कि जिन अक्षरों का उच्चारण हम लोग करते हैं तो वो अक्षर नाक के सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम नासिक बोल रहे हैं तो ना आ गया, रा आ गया, न्या आ गया, मा आ गया, रा हो गया। ये सारे जो 5 अक्षर हैं ये क्या है, आपके नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन। तो आपको समझना है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है ना। जिसमें हम लोग कह सकते हैं छा कह सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं त्रा कह सकते हैं, है ना, ज्ञा कह सकते हैं, छ, त्र, ज्ञ, और एक श्रा होता है, ठीक है। तो ये जो 4 अक्षर हैं ये संयुक्त अक्षर होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि शा जो है, कक्षा वाला छा जो होता है ये क, आधा क और का और सा से मिलकर बना होता है, खष्टी सा से। परीक्षा में अक्सर एक बात पूछता है कि ये बताइए कि खष्टी सा से पहले, छा में खष्टी सा से पहले क्या आता है, या खष्टी सा से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो क, जिसमें हलंत लगा होता है उसको हम लोग आधा क पढ़ते हैं। तो जो है छा में खष्टी सा से पहले क्या आता है, का आता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है कि खष्टी सा से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो खष्टी सा से पहले का अक्षर आता है। इसको आपको ध्यान करके रखना है। त्रा की अगर बात करें तो त्रा भी 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, एक होता है त और दूसरा होता है र, ठीक है। तो त्रा जो होता है आधा त हलंत लगा के रा, इससे मिलकर बना होता है। ज्ञा जो होता है ये भी 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ज्ञा का जो होता है एक होता है ज और दूसरा होता है न्या, ठीक है। तो ये ज और आधा ज और न्या से मिलकर बना होता है। श्रा जो होता है श्रा, जिसमें हम लोग मिश्र करके लिखते हैं, मिश्रा करके लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि श्रा का प्रयोग किया जाता है। ये श्रा भी 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, एक होता है बड़ा शा में हलंत और एक होता है रा। तो इन चारों पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि छा जो है त का और सा से मिलकर बना होता है, त्रा जो होता है त और रा से मिलकर बना होता है, ज्ञा जो होता है जा और न्या से मिलकर बना होता है, जबकि श्रा जो होता है वो श और रा से मिलकर बना होता है। इनको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन को एक विशेष बात और है कि संयुक्त व्यंजन को हम लोग जो है संयुक्त गुक्ष भी कहते हैं या गुक्षा भी, इनको कहते हैं व्यंजन गुक्ष कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन को एक नाम से और जाना जाता है, इनको कहते हैं व्यंजन गुक्ष कहते हैं, व्यंजन गुक्ष, ठीक है। जैसे ये क्या होते हैं, व्यंजन गुक्ष कहता क्या होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिद्ध व्यंजन क्या होते हैं कि जो उनके अक्षर होते हैं वो कई अक्षरों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, व्यंजन गुक्ष कहा जाता है। व्यंजन गुक्ष में जैसे कि अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय अक्षर, राष्ट्रीय जो होता है ये देखिए इसमें कई सारे अक्षर मिलकर एक साथ बन जाते हैं। राष्ट्रीय सप्ताह हो गया, है ना, सप्ताह। अगर सप्ताह की बात करें ये भी क्या है, व्यंजन गुक्ष है। अगर हम लोग स्वप्न की बात करते हैं तो स्वप्न जो होता है ये भी क्या है, ये व्यंजन गुक्ष है। तो ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण कई अक्षरों के साथ हो जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन गुक्ष कहते हैं। जिसमें हम लोग राष्ट्रीय, सप्ताह, व्यंजन, स्वप्न, इसके साथ साथ में आप विख्यात भी समझ सकते हैं, लक्ष्य भी समझ सकते हैं। लक्ष्य, विख्यात, ये सारे क्या है, व्यंजन गुक्ष हैं, जिनको हम लोग संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं। इसी के बाद एक और आता है, आपको पता होना चाहिए कि इसी में हम लोग कहते हैं व्यंजन द्वैत्व कहते हैं। व्यंजन द्वैत्व क्या होता है, व्यंजन द्वैत्व किसे कहते हैं, व्यंजन द्वैत्व। व्यंजन द्वैत्व क्या होता है, व्यंजन द्वैत्व किसे कहते हैं, तो वे वर्ण या वे अक्षर जो 2 अक्षरों, सेम अक्षर होने चाहिए, सेम अक्षर से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, या वे व्यंजन या वे अक्षर जो समान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन द्वैत्व कहते हैं। जैसे कि पक्का कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि पक्का,
पक्का में अगर आप देखें तो ये जो का है, आधा का और पूरा का दोनों क्या है, समान अक्षर हैं, परंतु जो है ये आधा है, ये पूरा है, इसलिए इसको पक्का कहते हैं। जैसे कि बच्चा, बच्चा हो गया, बच्चा में जो है चाचा, दो समान अक्षर हो गए, समान व्यंजन हो गए, ठीक है। जैसे कि सच्चा हो गया, सच्चा में जा चा जो है ये समान अक्षर है। जैसे कि 70 हो गया, 70 में आप अगर देखें तो आधा ता तारा 70 हो गया, है ना। तो आदि इसी प्रकार के जो समान अक्षर होते हैं वो एक साथ रहते हैं, इसलिए इसको व्यंजन द्वित्व कहते हैं। तो अगर आपसे एक सा शब्द दे दे, उसमें लिख दे कि बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा, या निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यंजन द्वैत्व है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दे, और जब समान अक्षर या समान व्यंजन एक साथ जुड़े हों तो आप समझ जाइए कि व्यंजन द्वैत्व है। इस बात में आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस पॉइंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दो महाप्राण व्यंजन एक साथ में व्यंजन दायित्व नहीं होते हैं। अगर दो महाप्राण व्यंजन है तो कभी एक साथ संयुक्त रूप से नहीं होंगे। पहला अल्पप्राण ही होगा, पहला अल्पप्राण हो सकता है तो दूसरा महाप्राण हो सकता है, या फिर अल्पप्राण ही होते हैं जो व्यंजन दायित्व का क्या करते हैं, जो है द्वित्व का निर्माण करते हैं। व्यंजन द्वित्व का निर्माण कब करेंगे, जब पहला अक्षर उनका अल्पप्राण होगा। कभी महाप्राण व्यंजन दोनों नहीं हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम अच्छा की बात करते हैं तो अच्छा में देखिए, अच्छा में चा और छा, चा है और छा है, तो चा और छा में आप देख लीजिए कि एक महाप्राण है, दूसरा अल्पप्राण है, ठीक है। जैसे हो गया पत्थर, ठीक है, एक पत्थर हो गया, पत्थर हो गया, है ना, मक्खी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक अल्पप्राण है और दूसरा क्या है, महाप्राण है। एक अल्पप्राण है और दूसरा क्या है, महाप्राण है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो व्यंजन दायित्व होते हैं वो कभी भी दो महाप्राण व्यंजन एक साथ में मिलते नहीं है, या तो एक अल्पप्राण होगा तो दूसरा महाप्राण होगा, ठीक है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ अक्षरों को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग का पढ़े, खा पढ़े, गा पढ़े, तो यहाँ पर क्या होता है, नुक्ता लगा होता है ऐसे, है ना, ऐसा नुक्ता लगा होता है, और फा के नीचे लगा होता है ऐसे नुक्ता, जा के नीचे ऐसे नुक्ता लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे अक्षर जो व्यंजन हैं और उनके नीचे क्या होता है कि नुक्ता लगा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे व्यंजनों को कहते हैं हम लोग जो है फारसी आगात व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, फारसी आगात टाइप के आगात व्यंजन होते हैं, ठीक है, फारसी आगात व्यंजन होते हैं। इस प्रकार के व्यंजनों को क्या कहा जाता है, फारसी आगात व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी शब्द होते हैं जो हिंदी को फारसी में कन्वर्ट करने में सहायता। तो अगर आपसे पूछता है फारसी आगात व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं, ठीक है। का स्पर्शी व्यंजन है, बाकी अस्पर्श संघर्षी व्यंजन है। का जो है स्पर्शी व्यंजन है, इसको ध्यान रखना है कि ये स्पर्शी व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। बाकी ये जो आपके शेष हैं इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान करके रखना है। पर यहीं पर इस बात को आपको भी ध्यान रखना है कि जो नुक्ता का प्रयोग करना सीखा गया है, जो नुक्ता का प्रयोग है, ये जो नुक्ता हम लोग लगाते हैं, तो नुक्ता का प्रयोग जो है सर्वप्रथम, है ना, जो एक व्याकरणविद थे जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारेहीन जी, इन्होंने सबसे पहले नुक्ता का प्रयोग शुरू किया था। तो आपको अगर परीक्षा में आपके आता है कि नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्याकरणविद ने किया था, तो जो है राजा शिव प्रसाद सितारेहीन जी ने नुक्ता का प्रयोग हिंदी ग्रामर में प्रारंभ किया था। तो जैसा कि हमने कहा कि नुक्ता का जो प्रयोग था, नुक्ता का प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने शुरू किया था, ठीक है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने नुक्ता का प्रयोग किया था। तो नुक्ता का प्रयोग करने से उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, यहां पर है राज, तो राज का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है शासन। राज का मतलब जो होता है वो शासन होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग राज जा के नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो ये राज हो जाता है। तो राज जो है वो, इसका जो अर्थ होता है वो रहस्य में बदल जाता है। राज का जो है अर्थ जो होता है वो रहस्य बदल जाता है। दूसरा है जैसे कि जरा, ठीक है, तो जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा होता है। लेकिन जैसे जरा हो गया, जरा, जैसे अगर आपको मिल गया जरा,
तो जरा का मतलब यहां होता है घोड़ा। जरा का मतलब क्या होता है, फारसी में कहते हैं घोड़ा कहते हैं। एक तो है ना जरा जरा, जरा जरा गाना बना था ना, उस गाने की बोल मुझे याद नहीं आ रही है, पास आने लगे जरा जरा, तो वहां पर जो जरा जरा का प्रयोग हुआ है वो क्या है, घोड़ा। घोड़ा मतलब कि तेजी से, पास जो आने लगे जरा जरा, तेजी से मतलब तेज तेज आने लगे। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घोड़े को तेज गति से चलने का जो है प्रमाण मिल रहा है, तो उसको हम लोग मान सकते हैं। एक होता है बाग, एक होता है बाग। बाग का मतलब होता है घोड़े की लगाम, ठीक है। इस बाग का मतलब क्या होता है, घोड़े का लगाम होता है। बाग का मतलब होता है घोड़े का लगाम। और एक होता है बाग, ठीक है, बाग। यहां पर जैसे नुक्ता लगा देते हैं वैसे ही इसका अर्थ बदल जाता है। इस बाग का मतलब होता है बगीचा। इस बाग का मतलब क्या होता है, बगीचा, ठीक है। जब यहां पर नुक्ता मिलता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है, बगीचा होता है, और इस बाग का मतलब क्या होता है, घोड़े के लगाम होता है। तो इस प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने हिंदी में नुक्ता का प्रयोग शुरू किया, और नुक्ता का प्रयोग शुरू करने के साथ साथ में उन अक्षरों का जो अर्थ होता रहा वो बदलता रहा। इसको आप आसानी से इस माध्यम से समझ सकते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछता है कि ऐसा कौन सा अक्षर है या ऐसा कौन सा स्वर है जो सभी स्वरों के साथ मेल खाता है या सभी स्वरों के साथ रहता है या जो सभी स्वरों के साथ बोला जाता है, तो छोटा आ है। छोटा आ ऐसा अक्षर है जो सभी स्वर या सभी वर्णों के साथ बोला जाता है। छोटा आ ऐसा वर्ण है जो सभी वर्णों के साथ उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, इसको भी ध्यान रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो वर्ण होता है। अगर परीक्षा में वर्ण है तो वर्ण लगाइए ऑप्शन में, या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो ध्वनि है, तो अगर ध्वनि लगाइए तो ध्वनि को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, उसके बाद वर्ण होता है। तो हिंदी ग्रामर के इस लास्ट वीडियो में आप लोग ने वर्णमाला पढ़ा, और वर्णमाला को हमने कई वीडियो में डिवाइड करके रखा, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। आप जिस प्रकार से मैंने शॉर्ट नोट्स में या शॉर्ट पॉइंट में आपको समझाया, आप उस वीडियो को आसानी से देख करके अपने नोट कॉपी में जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे वैसे लिखेंगे, और लिखने के बाद आप ढेर सारा प्रैक्टिस मारेंगे, तो आपको हिंदी वर्णमाला से कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही निचोड़ से एक नए टॉपिक के रूप में इसको रखा। परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका निचोड़ हमने आपको बताया कि हाँ कौन सा प्रश्न पीसीएस का हो या फिर सीटेट का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, या फिर बिहार पीसीएस का हो। मतलब हिंदी ग्रामर के जो वर्णमाला चैप्टर है उसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हमने आपके समझ रखा, और प्रश्नों का जो हल है मैंने इस वीडियो में अपने लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया। आप अगर वो सारे वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ उस वीडियो में हमने आपके लिए किस प्रकार के पॉइंट्स को रखे, जो कि ज्यादा लार्जेस्ट नहीं है। मैंने आपको ज्यादा कहानी नहीं सुनाया है इस वीडियो में। मैंने कोशिश ये किया है कि आपको मुख्य मुख्य बातें समझ में आनी चाहिए जो परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछता है। और पिछले आए हुए प्रश्न चाहे वो पुलिस के हों या पीसीएस के हों या एसआई के हों, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन में अगर वर्णमाला नामक चैप्टर है तो उसमें यहाँ से प्रश्न 100% आए हुए हैं, और आप इसको नोट्स बना करके और आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद। और वीडियो को अगर मजा आया हो देखने में, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करके बताएं कि हाँ हमारा कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप उस पॉइंट को दोबारा बता दीजिए। मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा और मैं ऑनलाइन ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि हाँ कहाँ से कौन सा प्रश्न आया है, उसका आंसर क्या होगा, और उसके सॉल्यूशन भी देंगे जिससे आपको आसानी समझ में आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।